हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 15 जून के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है ग्रीवांस रिड्रेसल बोर्ड। सो ये ग्रीवांस रिड्रेसल बोर्ड क्या है और रिसेंटली ये न्यूज में क्यों था? ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि IAMAI ने जस्टिस सीकरी यानी जस्टिस अर्जन कुमार सीकरी को इस ग्रीवांस रिड्रेसल बोर्ड के चेयरपर्सन के तौर पर अपॉइंट किया है। सो ये इसका फुल फॉर्म है DPCGC यानी कि डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवांसेस काउंसिल। ग्रीवांस का मतलब है शिकायत। इन शिकायतों को रिजोल्व करने के लिए यानी डिजिटल कंटेंट से रिलेटेड जो शिकायतें हैं उनको रिजोल्व करने के लिए ये काउंसिल है। IAMAI क्या है? ये है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन। अब ये पूरा जो इश्यू है उसका बैकग्राउंड क्या है? OTT कंटेंट और डिजिटल कंटेंट है उसके लिए सरकार ने रेगुलेशंस जारी की थी, यानी डिजिटल मीडिया के लिए, डिजिटल कंटेंट के लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी। ये गाइडलाइंस सभी OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लागू होंगी। OTT का मतलब है ओवर द टॉप, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया। यूजुअली अगर थिएटर में कोई भी मूवी रिलीज की जाती है तो उसको CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से अप्रूवल लेना होता है। लेकिन OTT कंटेंट क्योंकि वो थिएटर में रिलीज नहीं होता, वो डायरेक्टली ऑनलाइन ही रिलीज होता है, तो OTT कंटेंट के लिए CBFC सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। इसीलिए ये प्रॉब्लम आई कि यहाँ पर कोई रेगुलेशन नहीं था और इसी के चलते सरकार ने रेगुलेशन गाइडलाइंस जारी की थी। और इन गाइडलाइंस के हिसाब से एक 3 टियर स्ट्रक्चर है ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए। 3 टियर का मतलब है 3 लेयर है, 1, 2, 3। सबसे पहली जो लेयर है वहां पर होगा OTT का ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर। फॉर एग्जाम्पल एक नई वेब सीरीज आई है XYZ। ये वेब सीरीज है और इसमें कुछ कंटेंट है वो गलत है। गलत इन द सेंस कि वो कंटेंट नहीं दिखाया जाना चाहिए, से कि वो चाइल्ड मैरिज को प्रमोट कर रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा जो गलत है। आपने क्या किया? आपने इस OTT के जो ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर हैं उनके पास कंप्लेन की। ये है लेयर 1 या लेवल 1। अब यहां से अगर ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई या फिर आप इनके सॉल्यूशन से हैप्पी नहीं हो तो आप सेकंड लेयर पर अपील कर सकते हो। ये सेकंड लेयर क्या है? DPCGC यानी डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवांसेस काउंसिल। इस काउंसिल में कौन है? एक्चुअली इस काउंसिल में डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म्स है, यानी मल्टीपल OTT प्लेटफॉर्म्स हैं और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें हैं। और रिसेंटली इस काउंसिल के चेयरपर्सन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अर्जन कुमार सीकरी को अपॉइंट किया गया है। ये लेवल 2 है। यहां से भी अगर आप हैप्पी नहीं हो, मतलब यहां से भी आपको जो रिस्पॉन्स मिला है उससे आप हैप्पी नहीं हो, तो आप 3rd लेवल पर अप्रोच कर सकते हो। ये 3rd लेवल क्या है या 3rd टियर क्या है? इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व हो जाएगी, यानी गवर्नमेंट की कमेटी इन्वॉल्व हो जाएगी। ये 3rd टियर है। सबसे पहले तो आपने OTT से शिकायत की, उसने नहीं सुनी तो आपने OTT का जो ग्रुप बना है, उन्होंने एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी बनाई है, उसमें शिकायत की। वहां पर भी अगर कंप्लेन रिजोल्व नहीं हुई तब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्टली अप्रोच करोगे। ये एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी होगी 3rd टियर पर और इसको अपॉइंट किया जाएगा INB मिनिस्ट्री के द्वारा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। ये थे सब इश्यूज जो इस रेगुलेशन से रिलेटेड थे। अब आई होप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप इजीली आंसर कर पाओ। नेक्स्ट न्यूज है वो महाराष्ट्र से रिलेटेड है। रिसेंटली महाराष्ट्र सरकार ने हेरिटेज ट्री की प्रोटेक्शन के लिए कुछ रूल्स जारी किए हैं। सबसे पहले हेरिटेज ट्री कौन से हैं? वो ट्री जो 50 साल से ज्यादा पुराने हैं, यानी जिनकी उम्र 50 से ऊपर है। इसी के कंटेक्स्ट में रिसेंटली हरियाणा सरकार ने भी एक स्कीम अनाउंस की थी ओल्ड ट्रीज को प्रिजर्व करने के लिए, एक पेंशन स्कीम। और इस स्कीम का नाम था प्राणवायु देवता, वायु मीन्स एयर, पेंशन स्कीम। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट है वो 75 या इससे ज्यादा साल के पुराने ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए पेंशन प्रोवाइड करेगी, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। नाउ कमिंग बैक टू ओरिजिनल आर्टिकल। महाराष्ट्र सरकार ने ये हेरिटेज ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए नई रेगुलेशंस जारी की हैं और इन्हीं के चलते महाराष्ट्र सरकार ने एक स्टेट ट्री अथॉरिटी को सेटअप करने का निर्णय लिया है। अब ये अथॉरिटी काम क्या करेगी? ये अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि जो ट्री सेस है उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। सेस का मतलब क्या होता है? सेस का मतलब होता है स्पेशल टैक्स। स्पेशल टैक्स क्यों? क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है। जैसे अगर GST सेस है तो उसका एक पर्पस है, स्वच्छ भारत सेस है उसका एक
पर्पस है, तो वो सिर्फ उसी पर्पस के लिए ये पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत सेस है, उससे जो मनी आपने कलेक्ट की है वो आप किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये तो पहली बात होगी कि ये पर्पस स्पेसिफिक है। दूसरी बात ये है कि ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए लगाया जाता है। जैसे इनकम टैक्स है, वो तो आपको लाइफ टाइम देना है जब तक आप इनकम लेवल में रहोगे। दूसरी साइड जो सेस है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए लगाया जाता है, यानी कि जब तक वो पर्पस पूरा नहीं होता, जैसे ही वो पर्पस पूरा हो जाएगा ये सेस बंद हो जाएगा, यानी सरकार इसको क्लोज कर देगी। सो ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए और ट्री प्लांटेशन के लिए ये ट्री सेस है, और इससे जो पैसा कलेक्ट होगा वो किस तरीके से यूटिलाइज करना है उसके लिए है स्टेट ट्री अथॉरिटी। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो फॉरेस्ट्रेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, यानी ज्यादा से ज्यादा ट्रीज और फॉरेस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए एक और फंड है जो सेंट्रल लेवल पर है, कंपा। ये क्या फंड है? मान लीजिए आप एक इंडस्ट्री हो और आपने अपने इंडस्ट्रियल प्लांट को लगाने के लिए कुछ पेड़ काटे। अब इंडस्ट्री भी जरूरी है और पेड़ भी जरूरी है, तो दोनों में बैलेंस कैसे बनाएं, इसके लिए ये है कंपा फंड। सो होगा क्या, आपने जितने ट्रीज काटे हैं या इंडस्ट्री की वजह से जितने ट्रीज को नुकसान हुआ है उनको कंपनसेट करने के लिए आप फाइनेंशियल सपोर्ट दोगे, यानी फाइनेंशियल अलोकेशन करोगे, और वो मनी यूज में ली जाएगी अफॉरेस्ट्रेशन यानी नए पेड़ उगाने के लिए। और ये मनी कहाँ जाएगी? ये मनी जाएगी इस कैंपा फंड में, और इससे फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट को आई थिंक 90% मिलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को 10% मिलता है। कमेंट बॉक्स में बताइए कैंपा का फुल फॉर्म क्या है। अच्छा, ट्री प्लांटेशन से रिलेटेड रिसेंटली एक और कंट्री भी न्यूज में थी और ये है घाना। घाना एक अफ्रीकी देश है और रिसेंटली घाना ने ग्रीन घाना नाम का कैंपेन शुरू किया था, जिस कैंपेन के तहत उन्होंने टारगेट किया है 5 मिलियन ट्रीज को प्लांट करने। घाना के राष्ट्रपति हैं नाना अड्डो। नेक्स्ट न्यूज है एजुकेशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड। सो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को ट्रैक करने के लिए और उनको री एनरोल करने के लिए सरकार ने ये मुहिम शुरू की है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कौन से होते हैं? जनरली जो गरीब और बैकवर्ड फैमिलीज हैं उनके बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट कर देते हैं बिकॉज ऑफ फैमिली कंडीशंस या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से उनको स्कूल छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे बच्चों को वापस से स्कूल में एनरोल करवाने के लिए सरकार एक डेटाबेस तैयार करेगी और फिर इन बच्चों को वापस स्कूल में लाने की कोशिश की जाएगी। इसी के कंटेक्स्ट में स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स से रिलेटेड एक मेथड तैयार किया गया है प्रबंध पोर्टल पर, और ये सारा काम होगा समग्र शिक्षा अभियान। अब प्रबंध पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है? प्रबंध का फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट अप्रेजल बजटिंग अचीवमेंट्स एंड डेटा हैंडलिंग सिस्टम। सो आपसे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ये समग्र शिक्षा अभियान के तहत है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक पहल है। एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड रिसेंटली एक और इनिशिएटिव न्यूज में था PGI यानी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। सो इस इंडेक्स में 70 पैरामीटर्स के हिसाब से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को क्लासिफाई किया जाता है और रिसेंटली ये इंडेक्स रिलीज की गई थी और पहली बार इस इंडेक्स में लद्दाख को भी एज ए यूनियन टेरिटरी सेपरेटली ट्रीट किया गया था, यानी सेपरेटली रैंकिंग दी गई थी। इससे पहले लद्दाख क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था, ऑब्वियसली उसे सेपरेट यूनियन टेरिटरी के तौर पर कंसिडर नहीं किया गया था। इसके अलावा स्कूल एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक प्रोग्राम भी है, स्टार्स प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है RBI से रिलेटेड। सो रिसेंटली RBI ने RBIA यानी रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट को एक्सटेंड कर दिया है। कहने का मतलब है कि अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनको भी ये रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट करना होगा, ऐसा रिसेंटली RBI ने अपनी गाइडलाइंस में जारी किया है। सो ये गाइडलाइंस उन सभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर लागू होंगी जो डिपॉजिट लेती हैं, यानी डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उन पर तो ये सब पर लागू होंगी, और जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है ये उन पर लागू होगी जिनकी एसेट साइज 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सो दो क्राइटेरिया है, पहली कि अगर डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो बाय डिफॉल्ट ये उन पर लागू होगी ये गाइडलाइंस। अगर वो नॉन डिपॉजिट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और अगर उनका एसेट साइज 5,000 करोड़ से ज्यादा है तो ये गाइडलाइंस उन पर लागू होंगी। अगर इससे कम एसेट साइज है तो उनको ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं करनी एज ऑफ नाउ। अच्छा, रिसेंटली RBI एक और इवेंट के कारण न्यूज में था। RBI अपने देश में फॉरेक्स का कस्टोडियन है। फॉरेक्स क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। सो रिसेंटली इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज है उसने $600 बिलियन
का मार्क क्रॉस कर दिया है। इनफैक्ट 4 जून को ये पहली बार $605 बिलियन पहुंच गया था और अब इंडिया 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स होल्डर है। नेक्स्ट है चाइना से रिलेटेड। सो रिसेंटली चाइना ने एक नया कानून पास किया है जिसके तहत अगर उनके मिलिट्री पर्सोनल को कुछ भी डिफेमिंग कहा जाता है तो उसके लिए पनिशमेंट है। इस स्टोरी का पूरा बैकग्राउंड क्या है, जब गलवान में फाइट हुई तो उसमें कुछ चाइनीज सोल्जर्स की भी डेथ हुई थी और इसी के कंटेक्स्ट में चाइना में एक ब्लॉगर ने कुछ लिखा था, यानी उस पर कुछ कमेंट किया था, जिसके बाद ये कंट्रोवर्सी हुई कि मिलिट्री पर्सोनल को कुछ भी डिफेमिंग बोला जाएगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। सो ये था एंटायर बैकग्राउंड। इसके अलावा चाइना रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि उन्होंने एक और नया कानून पास किया है सैंक्शंस को काउंटर करने के लिए। इसके अलावा चाइना रिसेंटली न्यूज में था तियानवेन 1 के कारण। इसके अलावा चाइना रिसेंटली EAST के कारण भी न्यूज में था। कमेंट बॉक्स में बताइए EAST का फुल फॉर्म क्या है और ये टोकामेक रिएक्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है CAIMS। ये एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल एथलीट इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम। सो एथलीट्स हैं, उनको अगर इंजरी होती है तो उसको रिकवर करने के लिए क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कहाँ कहाँ उनको फैसिलिटीज मिल सकती हैं, इन सब से रिलेटेड ये एक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा। स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू और ये पहला ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि जो एथलीट्स हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकें अपनी इंजरी से। स्पोर्ट्स रिलेटेड एक और इनिशिएटिव भी है टॉप, यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मेडल जीत सकें ओलंपिक में। सो इस स्कीम के तहत जो खिलाड़ी हैं उनको फुल सपोर्ट दी जाती है, उनको ट्रेनिंग फैसिलिटी दी जाती है, फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है ताकि वो इक्विपमेंट्स वगैरह खरीद सकें। और ओलंपिक की बात करें तो 2021 का ओलंपिक है, उसका होस्ट है टोक्यो जापान में है। रिसेंटली जापान न्यूज में था ASM 3 के कारण। ASM क्या है, आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल। सो ये 3rd आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल थी और इसको होस्ट करवाया था आइसलैंड और जापान ने। जो फर्स्ट ASM थी उसको होस्ट करवाया था USA ने, सेकंड को होस्ट करवाया था जर्मनी ने। आर्कटिक रीजन की बात करें तो एक आर्कटिक काउंसिल भी है और इस काउंसिल की फॉर्मेशन ओट्टावा डिक्लेरेशन के बाद हुई थी। इसमें टोटल 8 कंट्रीज हैं। इंडिया, चाइना और जापान जैसे देश इसके मेंबर नहीं हैं बट ऑब्जर्वर है। नाउ USA की बात करें तो रिसेंटली USA न्यूज में था क्योंकि USA और UK ने न्यू अटलांटिक चार्टर साइन किया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दोनों कंट्रीज अब फ्री ट्रेड, डेमोक्रेसी और इन सब प्रिंसिपल्स को डिफेंड करने में मिलकर काम करेंगे। एक्चुअली जो अटलांटिक चार्टर है वो ओरिजिनली 1941 में साइन किया गया था। उस टाइम पर US के प्रेसिडेंट थे मिस्टर रूजवेल्ट और UK के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर चर्चिल। सो 1941 वाले को अभी दोबारा से रीफ्रेम किया गया है, इसलिए इसको न्यू अटलांटिक चार्टर का नाम दिया गया है। UK की बात करें तो रिसेंटली UK न्यूज में था क्योंकि ये G7 समिट का होस्ट है। G7 क्या है, ये 7 कंट्रीज का एक ग्रुप है और पहले ये G8 हुआ करता था, लेकिन बाद में रशिया के बाहर निकलने के बाद ये G7 हो गया। रशिया को बाहर इसलिए कर दिया गया क्योंकि रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। अच्छा, G7 समिट की बात करें तो रिसेंटली G7 समिट के कंटेक्स्ट में एक डिक्लेरेशन न्यूज में थी और ये है कार्बिस बे डिक्लेरेशन। सो ये कार्बिस बे डिक्लेरेशन क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एंटी पैंडेमिक एक्शन प्लान, यानी कि इस पैंडेमिक सिचुएशन के बाद वापस रिकवर कैसे किया जाए। और इसी के कंटेक्स्ट में एक और इनिशिएटिव भी न्यूज में था B3W। B3W का फुल फॉर्म है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। सो इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव है कि कैसे इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए और कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाया जाए। सो ये US बैक्ड इनिशिएटिव है और इसका प्लान है कि चाइना का जो BRI है यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उससे बेटर स्ट्रेटजी तैयार की जाए, यानी ये दोनों काउंटर में है। BRI क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। नेक्स्ट है इनविजन मिशन। सो इनविजन मिशन है वो ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन होने वाला है वीनस के लिए। ये 2030 में लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा रिसेंटली वीनस के लिए नासा का मिशन भी न्यूज में था और नासा की प्रोब का नाम है डाविंसी प्लस एंड वेरिटास। नेक्स्ट है 5 कंट्रीज रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टेम्परेरी मेंबर के तौर पर इलेक्ट हुई हैं। UNSC है, उसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 हैं वो परमानेंट हैं और 10 हैं वो
नॉन परमानेंट है, तो ये 2 साल के लिए इलेक्ट होती। अब ये जो 10 इलेक्ट होती है उसमें से 5 एक साल इलेक्ट होंगी और 5 अगले साल। जैसे 5 कंट्रीज 2020 में इलेक्ट हो गई, 5 कंट्रीज 2021 में इलेक्ट होंगी, फिर नेक्स्ट 5 2022 में। तो तब तक इन वालों का यानी जो 2020 में इलेक्ट हुए थे उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। तो अभी रिसेंटली अल्बानिया, ब्राजील, गबोन, घाना और यूएई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर इलेक्ट हुए हैं। अब आप देख सकते हो ये नॉन परमानेंट मेंबर्स की लिस्ट है। ये जो कंट्रीज हैं यहां तक इनका टेन्योर 2021 में एंड होगा। तो इनकी जगह पर ये जो अभी 5 कंट्रीज इलेक्ट हुई हैं ये वाली, ये उनके प्लेस पर आ जाएंगी। इंडिया भी अभी यूएनएससी का मेंबर है और इंडिया का टेन्योर 2022 में खत्म होगा, यानी अगले साल फिर इन 5 की जगह पर नए 5 कैंडिडेट इलेक्ट किए जाएं। सो ये एंटायर कॉन्सेप्ट है। यूएन की बात करें यानी यूनाइटेड नेशंस की बात करें, सो रिसेंटली यूएनजीए के कारण भी न्यूज में है। यूएनजीए क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसके नए प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट हुए हैं मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर, और रिसेंटली उन्होंने यूएन की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको हेड करने के लिए के नागराज नायडू को अपॉइंट किया है, यानी कि ये यूनाइटेड नेशंस की ब्यूरोक्रेसी को हेड करेंगे। मिस्टर नायडू आईएफएस ऑफिसर है, यानी इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर है। इसके अलावा रिसेंटली यूएन न्यूज में था यूएनडीपी के कारण, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के लिए, यानी कि इस प्रोग्राम की तारीफ में उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की थी कि कैसे इस प्रोग्राम ने इंडिया में जो लोकल एरिया डेवलपमेंट है उसको इम्प्रूव किया है। एडीपी है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। सो ये नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है। ये उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए शुरू किया गया था जो सबसे ज्यादा बैकवर्ड है, ताकि वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके और अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है बीआरओ से रिलेटेड। बीआरओ क्या है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। सो रिसेंटली बीआरओ के 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, उनको डिफेंस मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, बीआरओ एक रोड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उससे रिलेटेड इनिशिएटिव को डिफेंस मिनिस्टर क्यों इनोग्रेट करेंगे? रोड से रिलेटेड जितने मैटर हैं वो तो MORTH के अंडर होने चाहिए। MORTH है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इसके मिनिस्टर है मिस्टर नितिन गडकरी। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि बीआरओ डिफेंस मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। बीआरओ का काम क्या है कि जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर रोड्स और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना। इनफैक्ट इंडिया के कई फ्रेंडली कंट्रीज में भी बीआरओ ने प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए हैं। रिसेंटली बीआरओ न्यूज में था क्योंकि इसके 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किए गए हैं। एक है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस, सो ये है COERSA, और दूसरा सेंटर है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड्स, ब्रिजेस, एयरफील्ड्स एंड टनल्स। सो ये रोड सेफ्टी वाला इनिशिएटिव है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम रोड एक्सीडेंट्स को कम कर सकें और ज्यादा से ज्यादा लाइफ को बचा सकें। और ये जो सेकंड इनिशिएटिव है इसमें बीआरओ ने अब तक जितना भी काम किया है उसमें जो भी उन्होंने नई चीजें सीखी हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखी हैं, उनको शेयर किया जाएगा। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स। अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। फर्स्ट है न्यू फ्रेमवर्क फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विसेज। सो इनके लिए नया फ्रेमवर्क जारी किया है ट्राई ने। ट्राई क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरी कि ये टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटर है। जैसे बैंकिंग सेक्टर के लिए रेगुलेटर है RBI, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए रेगुलेटर है IRDAI, पेंशन सेक्टर के लिए रेगुलेटर है PFRDA। वैसे ही टेलीकॉम सेक्टर के लिए रेगुलेटर है ट्राई, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है मेडिसिन फ्रॉम स्काई। सो ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें ड्रोन्स या UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की मदद से मेडिसिन और वैक्सीन जैसी चीजें डिलीवर करने की कोशिश की जाएगी। सो ये उन एरियाज के लिए इंपॉर्टेंट होगा जहां पर प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है। सो इसके लिए वॉलमार्ट की जो कंपनी है फ्लिपकार्ट, इन्होंने तेलंगाना सरकार के साथ एग्रीमेंट किया है। सो इस एग्रीमेंट के तहत रिमोट एरियाज में मेडिकल सप्लाईज यानी जरूरी दवाइयां और वैक्सीन जैसी चीजें डिलीवर करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट है रेबेका ग्रैंडस्पैन। सो रिसेंटली वो पहली महिला बनी है जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी अंकटाड को हेड करेंगी। वो फर्स्ट वुमेन है और वो कोस्टा रिका से है। अंकटाड का मुख्यालय जेनेवा में है और अंकटाड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रिपोर्ट्स रिलीज करता है। नेक्स्ट मई 2021। सो मई 2021 न्यूज में थी क्योंकि लास्ट के 121 साल में यानी 1901 से लेकर 2021 तक मई 2021 में सेकेंड हाईएस्ट मंथली रेनफॉल हुई है। सेकेंड हाईएस्ट रेनफॉल
मंथली रेनफॉल की बात है। अच्छा, रेनफॉल और साइक्लोन और इन सब से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैनेज की जाती है IMD के द्वारा। IMD क्या है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में है? MOES, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। नेक्स्ट है MOU, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कोऑपरेशन ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। सो रिसेंटली इंडिया और कुवैत ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट नमस्ते योगा मोबाइल ऐप, सो ये आयुष मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड, सो ये रिसेंटली दिया गया है मिस्टर RS सोढी को। यह अवार्ड दिया जाता है एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और इसका मुख्यालय है टोक्यो में, टोक्यो जापान में है। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक्स, सो रिसेंटली फोर्ब्स ने ये लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट के हिसाब से DBS बैंक है वो टॉप पोजीशन पर है। DBS बैंक का हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर में है। इसकी जो इंडियन एंटिटी है वो है DBIL यानी DBS बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। रिसेंटली DBIL न्यूज में था क्योंकि लक्ष्मी विलास बैंक है उसको इसमें अमालगमेट कर दिया गया है। नेक्स्ट है मास्टर प्लान 2041, सो दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए यानी यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए ये प्लान है और इसको रिलीज किया है DDA ने। DDA क्या है? दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। नाउ गेट रेडी फॉर द टेस्ट। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।